तो डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर नेपाल पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पिछली बार चर्चा किए थे भंसार वगैरह के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, ठीक है। ये जो लेटेस्ट जो डायनेस्टी था किंगडम का, वो स्टार्ट होता है 1768 में। पृथ्वी नारायण शाह जो किंग थे उस समय से, उन्होंने नेपाल के छोटे छोटे किंगडम को एक करके और एक कंट्री बनाया, सॉवरेन कंट्री, और राज करने लगे, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट का फेज है, मैं आपको बता रहा हूँ, 2001 से लेकर 2008 तक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्मोइल रहा है, ठीक है। नेपाल के सर्वप्रिय नरेश वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, ये 1972 से 2001 तक रहते हैं। और 2001 में एक मैसाक्यार होता है, सामूहिक हत्या होता है पैलेस में, जिसमें ये मारे जाते हैं, ठीक है। एक परिवार मारा जाता है। और इनका जो दो बेटा में से जो सबसे बड़ा बेटा था, उनका नाम था दीपेंद्र वीर विक्रम शाह, ठीक है। वो घायल होते हैं और कोमा में चले जाते हैं, ठीक है। अब जब वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी का मृत्यु हो जाता है, तो दीपेंद्र जी जो कोमा में थे उनको नेपाल का किंग बना दिया जाता है, ठीक है। ये इनकी मृत्यु भी 3 दिन के बाद हो जाती है। अब नेपाल में कोई किंग नहीं था, उनके जगह पर वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव के जो छोटे भाई थे ज्ञानेंद्र, उनको बनाया जाता है किंग। और उनका सत्ता रहता है किंगडम 2001 से लेकर 2008 तक, ठीक है। ये आप पूरी तरह समझ गए होंगे, ये किंगडम। देखिए, इसमें बीच में किंग आते हैं महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। इनका जो कार्यकाल है 1955 से लेकर 1972 तक। इंटरेस्टिंग चीज़ सुनिएगा, महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव के पहले त्रिभुवन थे, पृथ्वी वीर विक्रम थे, सुरेंद्र वीर विक्रम, राजेंद्र वीर विक्रम, गिरवान युद्धवीर विक्रम, उसके पहले राणा डायनेस्टी के राणा बहादुर शाह डायनेस्टी नहीं था, इनका नाम था प्रताप सिंह शाह, और पृथ्वी नारायण शाह, जो कि पहला शाह डायनेस्टी के किंग थे। तो महेंद्र वीर विक्रम के पहले जो नेपाल का जो व्यापार था, नेपाल का जो शिक्षा दीक्षा था, नेपाल का जो राजनीति था, वो पूरी तरह से इंडिया के कंट्रोल में था, ठीक है। जब इंडिया ब्रिटिश था तब भी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब भी। किंग महेंद्र के पहले जो नेपाल का जो पार्लियामेंट बोलिए, संसद बोलिए, उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बैठता था, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ क्रूशियल ऑफिसर्स में भी इंडिया का ऑफिसर्स बैठता था, ठीक है। नेपाल का अपना कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होता था, इंडिया डिसाइड करता था। व्यापार भी इंडिया डिसाइड करता था, ठीक है। यहाँ तक समझे होंगे। यूनिवर्सिटी भी इंडिया से रन होता था। किंग महेंद्र जब 1955 में आते हैं, इंडिया 1947 में आज़ाद होता है, 8 साल के बाद। टोटली नेपाली पॉलिटिक्स एंड ट्रेड वेर डोमिनेटेड बाय द इंडिया टिल 1955, ठीक है। 1955 में किंग महेंद्र के आने के बाद उन्होंने नेपाल को एक सॉवरेन कंट्री बनाने का स्टार्ट किया, ठीक है। सॉवरेन कंट्री बनाने का स्टार्ट किया मतलब इंडियन इंटरफेरेंस को धीरे धीरे कम करते गए। अलग अलग देशों का इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, वो सबका दौरा किया। एक यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का भी एस्टेब्लिशमेंट इसी टाइम में हुआ, ठीक है। यूनिवर्सिटी इंडिया जो कंट्रोल करता था वो नेपाल कंट्रोल करने लगा, नेपाल के हाथ में आ गया, और नेपाल एक सॉवरेन कंट्री की तरह उभर के सामने आता है, ठीक है। यही उस समय था 1955 से 1972, जब नेपाल में चाइना का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। पूरे नेपाल में चाइनीज गुड्स मिलने लगता है, चाइनीज सामान मिलने लगता है, और इंडिया को धीरे धीरे कर्टेल करना शुरू होता है। ये चीज़ जो है, आगे का जो किंग रहा वीरेंद्र विक्रम शाहदेव 2001 तक टिल द मैसाक्यार, पूरी तरह से नेपाल में मेरे हिसाब से 90% सामान जो था, 80% रखिए, वो चाइनीज सामान होता था। कौन सा? जो FMCG गुड्स होता था, ठीक है। FMCG गुड्स पूरा चाइनीज होता था वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरे कंट्री का भी था, जैसे शूज़ इटली से आता था, लेकिन चाइनीज़ शूज़ बहुत सस्ता मिलता था। कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से कपड़ा वगैरह आता था, लेकिन चाइनीज़ कपड़ा स्टिल सस्ता था। इंडिया का कोई गुड्स नहीं था, ठीक है। जो 4 व्हीलर्स था, सो टोयोटा का था, जापान से आता था। बसेस जो थे वो मित्सुबिशी का दिखाई देता था, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उस समय टाटा का बस नेपाल में चलता था, ठीक है। दिक्कत नहीं था। ट्रांसपोर्ट पर भी हम बात करें तो आप कोई भी नेपालीज सिटीजन है या कोई भी नेपाली ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से गाड़ी परचेज करके वो नेपाल में जाकर अपना नेपाली नंबर ले सकता था, ठीक है। बाद के दिनों में क्या हुआ, बाद के दिनों में ये क्या किया है कि नहीं, इंडिया से डायरेक्ट आप परचेज नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू परचेज फ्रॉम द एजेंसीज एस्टेब्लिश्ड इन नेपाल। मतलब नेपाल में जो एजेंसी है उससे आपको परचेज करना पड़ेगा। तो इस तरह से गाड़ी का दाम, इंडियन गाड़ी का दाम बहुत बढ़ गया, क्योंकि एजेंसी मंगाती थी कस्टम से, फिर परचेज करना है, ठीक है।
तो जब ये समय आया तो बहुत ये मुश्किल हो गया, इंडियन सामान नहीं मिलता था, पहले भी नहीं, वीरेंद्र के टाइम में भी बिल्कुल सामान नहीं मिलता था ये, ठीक है। आगे भी स्थिति यही रहता है, जब मसक्यार होता है और ज्ञानेंद्र वीर विक्रम साहब 2008 तक जो वीरेंद्र के छोटे भाई रहते हैं, उस समय तक चाइनीज़ सामान का बोलबाला था, खास करके एफएमसीजी गुड्स में, ठीक है। इसके अलावा छिटपुट और भी जगह का मिलता था, लेकिन चाइनीज़ सामान पर ड्यूटी नहीं था, नेपाल में बहुत ही सस्ता मिलता था और इंडियन सामान को अलाउ ही नहीं था वहाँ, ठीक है। उस समय नेपाल में इंडियन सामान में जो अलाउ था वही आपको जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट मोस्टली और मेडिसिन, ठीक है, ये दो चीज़ अलाउड था, बाकी कोई भी चीज़ अलाउड नहीं था। और नेपाल में किंगडम के टाइम में अगर बात करेंगे तो स्टील से बना हुआ सामान जो कि चाइनीज होता था, इसके अलावा आपको पॉलिस्टर का बना हुआ सामान जो कि चाइनीज होता था, इसके अलावा कभी सुना जाता था कि गोल्ड वगैरह है जो कि वो भी सस्ता होता था, ये सभी चीज़ सस्ता होता था विद रेस्पेक्ट टू इंडियन गुड्स, ठीक है। तो इंडियन लोग स्टील का सामान भी नेपाल से खरीद के लाते थे, क्रॉकरीज भी लाते थे, जो चाइनीज क्रॉकरी था वो सस्ता था, तो इतना आप समझ गए, ठीक है। 2008 के बाद देखिए, इतना से ये बात समझ गए होंगे कि जितना भी किंग रहा है, चाहे जो कुछ भी हो, वो सभी चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्टर रहा है, ठीक है, जितना भी किंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2008 के बाद डेमोक्रेसी पूरा फुल फ्लो में आता है। 2008 के बाद जब डेमोक्रेसी फुल फ्लो में आया और कांग्रेस, देखिए किंग महेंद्र जो आया था 1955 में, उसके पहले भी नेपाल में इलेक्शन हुआ था और बीपी कोइराला जो है वहाँ के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन महेंद्र जब आया तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके फिर से किंगडम लाए थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो उसके बाद से किंगडम चलता रहा, जैसा जो भी इलेक्शन हो सब राजा का फेवर में रहता था, राजा नॉमिनेट करता था। तो आगे क्या होता है कि 2008 में जब ज्ञानेंद्र फाइनली डीएस्केल करता है नेपाल का थ्रोन से, और जब फिर से कांग्रेस आती है, बीपी कोइराला कांग्रेस के थे, तो जब फिर से कांग्रेस आती है तो कांग्रेस का गवर्नमेंट चलती है, फिर कांग्रेस का जब गवर्नमेंट आती है तो कांग्रेस हमेशा इंडिया का सपोर्टर रहा है, तो फिर इंडिया का सामान वहाँ पर अलाउ किया गया है ना। तो आज के डेट में कई सारा इंडियन व्हीकल देख सकते हैं, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड देख सकते हैं, वो सभी इंडिया में है, ठीक है। 2008 से लेकर अभी तक का ये कहानी है, जब इंडियन सामान आप नेपाल में देख रहे हैं, चाइनीज़ को कम्पीट कर रहा है, ठीक है। चाइनीज़ को कम्पीट इसलिए कर रहा है कि चाइनीज़ पर भी टैरिफ बढ़ाया नेपाल, तो चाइनीज़ का सामान महंगा हो गया, इंडियन सामान बिकने लगा, और या कम्पिटिटिव भी है तो इंडिया को अधिक प्रीफर करता है लोग, खास करके तराई में पूरा मार्केट भरा हुआ है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, जो भी सामान खोजिएगा इंडिया का मिलेगा, चाइनीज़ में मिलता है। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ चाइनीज़ मिलता था, ठीक है। तो आज के डेट में जो ये टैरिफ का कहानी है, हो सकता है वो ट्रेड बैलेंसिंग का होगा, कुछ सामान चाइना का मिले, कुछ इंडिया का भी वहाँ हो, और मार्केट कम्पिटिटिव हो तो रेट सस्ता हो, प्लस जो वहाँ का लोकल मार्केट है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे जो भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो प्रोडक्ट बिकना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को, वहाँ के इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। लेकिन जिस चीज़ का वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, उसको या तो चाइना से मंगाना पड़ेगा या इंडिया से मंगाना पड़ेगा, है ना। बांग्लादेश का भी मिलता है, लेकिन मोस्टली कंट्रीब्यूशन चाइनीज और इंडियन का है। लेकिन हेवी गुड्स जो होता है, जैसे हेवी गुड्स मतलब बड़ा जो वॉल्यूम में आता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो गैस वगैरह होता है, या और भी सामान जो है आयरन स्टील का होता है, वो सभी चीज़ इंडिया से ही मंगाना नेपाल को सस्ता रहता है, जब तक कि चाइना या कोई ऐसा देश के हाईली सब्सिडाइज रेट पर या सहायता के रूप में इसको नहीं देता है। मोस्टली देश कंट्री जो है तो नेपाल को एक पुअर कंट्री के कैटेगरी में रखता है और सहायता के नाम पर फ्री सामान देता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड करेगा तो कॉस्टली हो जाएगा, फ्री सामान देता है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 6 वार हेलीकॉप्टर देने का कोशिश किया है नेपाल को, ठीक है, फ्री, ठीक है। नेपाल में तो है नहीं, तो फ्री है। तो ये कहानी है। तो ट्रेड बैलेंसिंग का भी ये अभी एक सिचुएशन बन रहा है। हमको लगता है कि ये कुछ बनेगा, लेकिन इंडिया को इसमें आगे आना पड़ेगा। अगर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर न्यूली इलेक्टेड है, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इंडिया को भी इसमें आगे आकर सेटल करना पड़ेगा नेपाल को, तभी कुछ खबर में सिचुएशन होगा। साथ साथ आपको बीच में नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी रहा है, प्रचंड, पुष्प कुमार दाहाल प्रचंड जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी रहा है, तो उसमें भी इंडिया से डेलीगेशन जाकर उनका सेटअप किया था, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में तो कई बार सेटलमेंट हुआ, इंडियन डेलीगेट्स गए, वहाँ से आते थे, ऐसा होते रहता था। तो ये पॉलिटिक्स, ट्रेड और आप कहिए कि जियोलॉजिकल स्ट्रेटजी, सभी चीज़ डिसीजन होता है, ठीक है। कमज़ोर देश है, इसीलिए सब बाहर का एजेंसी अपना हाथ पर मार रहा है, जो ही फायदा हो जाए। अभी का नया न्यूज़ ये आ रहा है कि दुनिया भर का मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर कोई सम्मेलन कर रहा है, तबलीगी जमात, तो क्या क्या हो रहा है। तो ये एक सिक्योरिटी पर भी थ्रेट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है।
नेपाल से अगर नहीं संभल पा रहा है तो इंडिया को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अपने बॉर्डर के थ्रू उधर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देने का। हवाई जहाज़ से वो लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान से कितना जाएगा? अच्छा मुस्लिम भी होता है, लेकिन अच्छा आज के डेट में जो है सो जो सिचुएशन है बहुत संभल के रहने वाला है। मोस्टली जो है सो इंडिया में जो इन्फिल्ट्रेट होता है टेररिस्ट का, चाहे आर्म्स का या ड्रग्स का, नेपाल के थ्रू होने लगा है, बांग्लादेश के थ्रू भी होता है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है। तो उम्मीद है कि ट्रेड के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। ट्रेड का जो टैरिफ है या ड्यूटी है उसको लेकर इतना हल्ला हंगामा क्यों होता है, ठीक है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वहाँ किंगडम है, क्योंकि कोई भी शाह डायनेस्टी का किंग जो है उसके तरफ से कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं था कि वो इंडिया के सपोर्ट में कंट्री को चलाएगा। हर किंग जो है, खास करके महेंद्र के बाद तो पूरी तरह से हो गया, वो सभी चाइना के सपोर्ट में ही लगता है, ठीक है। एक बार चाइना का इन्फ्लुएंस में आने के बाद हमारा जो भी सामान नेपाल में जाता है इंडिया का, फिर वो कहानी पुराना हो जाएगा। 1955 जो अभी 2008 के बाद जो आप देख रहे हैं इंडियन गुड्स का वहाँ बिजनेस, वो खत्म होकर 1955 से लेकर आप 2008 तक के बीच जो स्थिति था उस तरह का हो जाएगा। तो इसमें सोचने समझने का बात है, सिर्फ हल्ला गुल्ला करने से नहीं होता है।